हेलो डियर्स, आज हम मौर्योत्तर काल में विदेशी वंशों को समझने वाले हैं। जैसे कि हिंदीयवन वंश, उसके शासक, उसके अलावा शक वंश, पहलव वंश, कुषाण वंश, उनके शासकों को समझने वाले हैं। कनिष्क बहुत महत्वपूर्ण शासक है, उसके दरबार बहुत महत्वपूर्ण है, उसे सबको समझने वाले हैं। मौर्योत्तर काल कर रहे थे हमने, उसमें फर्स्ट पार्ट को कर लिया था। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार क्या किया है, आप लोग देख लीजिएगा। यदि नहीं भी किया है तो देख लेना आप। देखो, हम मौर्योत्तर काल को कर रहे थे, मौर्य काल को हमने इससे पहले किया था। मौर्य काल में हमने समझा था चंद्रगुप्त मौर्य किस तरह से मौर्य वंश की स्थापना करते हैं कौटिल्य की सहायता से। उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार, उनके पुत्र अशोक, उनके उत्तराधिकारी कुणाल वगैरह आ जाते हैं, दशरथ, वृद्धरथ। वृद्धरथ अंतिम शासक था किसका? मौर्य वंश का। और उनकी हत्या करके कौन? पुष्यमित्र शुंग, शुंग वंश की स्थापना करते हैं, जो एक ब्राह्मण वंश है। ठीक है। अलग अलग टाइम पर जो केंद्रीकृत व्यवस्था होती थी किस समय पर? मौर्य वंश के टाइम पर। वो अब विकेंद्रीकरण की तरफ बढ़ रहा है। अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइम पर अलग अलग वंश यहाँ पर शासन करेंगे भारत में। तो उनमें से कुछ देसी वंश है जो भारत के अंदर के ही वंश हैं, भारत वाले ही हैं, और वो यहाँ पर शासन कर रहे हैं। कुछ वो लोग हैं जो भारत के बाहर से यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर स्थायी रूप से यहीं के बनने लग जाते हैं। तो चार वंश वो है। इन चारों वंशों को हमने डिटेल में समझ लिया है। मैं एक बार दिखा देता हूँ क्या क्या समझा है। देखो, हमने पहले ये चार वंश में शुंग, कण्व, सातवाहन और चेदी वंश को समझा। तो शुंग वंश में हमने देखा पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग की कहानी हमने समझी पूरी पूरी। जैसे दो अश्वमेध यज्ञ करवाए, किनसे करवाए? पतंजलि से। पतंजलि कौन है, उनके बारे में समझा। तो ये सब हमने समझा है। ब्राह्मणवादी थे, ब्राह्मण को मानने वाले थे, लेकिन फिर भी भरहुत स्तूप का निर्माण करवाया। इनका पुत्र है कौन? अग्निमित्र। अग्निमित्र की कहानी को देखा, मालविका अग्निमित्रम। जो मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी कालिदास ने लिखी है, थोड़ा सा मैंने बताया था उसके बारे में। उसके बाद इन्हीं का एक नौवां शासक है कौन? भागभद्र। भागभद्र के दरबार में एक राजदूत आया था बाहर से, जिसने गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया। और ये क्या है? ये जो पहला प्रमाण मिल रहा है हमें भागवत धर्म से रिलेटेड, एक विष्णु पूजा से रिलेटेड, उसको हमने देखा। कनवंश में जो महत्वपूर्ण था, हमने दो शासकों को बस देखा थोड़ा सा। सातवाहन वंश हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने इसके शासकों को भी देखा। सातकर्णी प्रथम, हाल, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी। ठीक है, इन सबको देखा हमने। किस तरह से ये नानाघाट अभिलेख इसकी रानी ने लिखवाया और उसमें क्या है वो हमने समझा। हमने इनके एक एक शासक के बारे में जितना महत्वपूर्ण चीजें थी वो देखी। उसके बाद सातवाहनों की विशेषताएं, क्योंकि ये विशेषताएं इनमें से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी। कुछ जैसे शीशे के सिक्के चलाना, मात्र प्रधान समाज होना इनका, भूमिदान की प्रथा की शुरुआत कर देना, कर मुक्त भूमिदान की प्रथा, वो सब समझाया था मैंने। चेदी वंश को हमने देखा, खारवेल का, जिसमें भारतवर्ष का पहला उल्लेख मिलता है, भारतवर्ष नाम का। हमारे भारत के नाम भारत का पहला उल्लेख मिलता है। तो वो हाथी गुम्फा अभिलेख को हमने देखा। ये हमने समझ लिया था। आज हम हिंदी यवन को समझने वाले हैं। एक बार मैं दिखा देता हूँ। तो चार वंश हैं हमारे जो विदेशी वंश हैं। हिंदी यवन, जिसको इंडो ग्रीक बोलते हैं, सीथियन, शक, पार्थियन, पहलव और कुषाण। इन चार वंश को हमने समझने वाले हैं। ये चार वंश हमने समझ लिए हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम चलते हैं और हम देखते हैं हिंदी वंश से अपनी शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि यदि क्लासेस नहीं देखी हैं तो सारी हिस्ट्री एक प्रॉपर सीक्वेंस में, एक क्रमबद्ध तरीके से चल रही है। हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाइएगा। अगर आपको अपर लेवल का पढ़ना है तो वहाँ पर हिस्ट्री की अलग प्लेलिस्ट है, और हिस्ट्री फॉर ऑल वनडे एग्जाम्स के लिए एक प्लेलिस्ट है, जिसमें सभी वनडे एग्जाम्स के हिसाब से मैं ये सब कवर कर रहा हूँ। फिर प्रॉपर सीक्वेंस में देखिए, पूरी हिस्ट्री अच्छे से तैयार हो जाएगी वहाँ से। ठीक है। और सारथी के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। बाकी लोगों को भी कम से कम अपने साथ में जब क्लास देखें तो कम से कम दो चार लोगों को साथ में जरूर जोड़ दें। ठीक है, चलिए हिंदी वन को देख लेते हैं। कुछ प्लेलिस्ट, कुछ क्लासेज आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उनमें से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देखो, हिंद यवन का मतलब है इंडो ग्रीक। हिंद का मतलब इंडिया, यवन का मतलब यूनान या ग्रीक। तो कई बार इसका नाम आ जाता है हिंद यूनान या हिंदी यूनानी, या फिर कई बार आ जाता है इंडो ग्रीक। ठीक है, ग्रीक यूनान को ही बोलते हैं। अब ये जो वंश है, इसका मतलब पता चल रहा है कि ये आया हुआ कहाँ से है। ये मूलतः यवन के हैं, यानी कि यूनानी है। देखो, विदेशी वंश का मतलब है जो विदेशों से आए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं भारत के बाहर से आए हुए हैं, भारत की बाउंड्री से बाहर के आए हुए हैं। अब जब ये भारत के बाहर के आए हुए हैं तो एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। मान लिया ये भारत है और यहाँ पर ये कुछ यहाँ पर है बैक्टीरिया। मतलब ये पता होगा ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान साइड है, यहाँ पर ईरान, इराक, सीरिया। आगे चलते हैं तो यूनान आता है। कुछ यूनानी लोग यहाँ पर आकर बस गए थे, पहले हो चुका है ये चीज, ये पार्ट समझा चुका हूं मैं। अब ये जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया नहीं है, बैक्टीरिया, ट्रिया,
इस बैक्टीरिया से यहां पर मूव होंगे कुछ लोग, उन्हीं को बोलेंगे हम हिंद, जो हिंदुस्तान में आकर रहेंगे। और कौन है? मूलतः यूनानी है, ठीक है, ग्रीक के हैं। तो हिंद यवन कहां से आ रहे हैं? बैक्टीरिया से आ रहे हैं। आगे का भी मैं बता देता हूं। कुछ लोग यहां से इधर की तरफ बढ़ेंगे। जब ये लोग यहां पर आ जाएंगे तो ये यहां पर आ जाएंगे, ठीक है, आगे का बता रहा हूं। उसके बाद में कुछ लोग ये यहां से यहां पर मूव क्यों हुए? क्योंकि इनको यहां से भगाया गया। और किसने भगाया? इन लोगों ने भगाया। इन लोगों को यहां से भगाया गया और इन लोगों ने भगाया गया, ठीक है, इन लोगों ने भगाया। तो यही है चारों, ठीक है। चारों कौन है? एक बार आप देख लो, चारों हैं हिंद यवन। पहला क्या क्या करने वाले वो दिखा देता हूं। पहले हैं हिंद यवन, उसके बाद में शक सीथियन, उसके बाद में पहलव पार्थियन, ईरान साइड से आए हुए हैं। और एक है कुषाण, यूची जनजाति, चीन की तरफ से आए हुए हैं। यानी कि एक चीन की तरफ से आए हुए हैं, एक मध्य एशिया से आए हुए हैं, एक ईरान से आए हुए हैं और एक बैक्टीरिया से। तो कुछ लोग यहाँ पर पहले से ही हैं जो यहाँ पर मूव हो गए हैं, एक उनके पीछे आ रहे हैं, एक इधर से आ रहे हैं, उनको भगाने वाले एक यूची जनजाति वाले इधर से आ रहे हैं। तो एक दूसरे, देखो चल क्या रहा है, होड़ चल रही है लड़ाई की, साम्राज्य विस्तार की, इधर उधर बस जाने की, अपनी शक्ति को बढ़ाने की। उसी होड़ में ये आगे पीछे चल रहे हैं। लेकिन हमारा मुद्दा फिलहाल, क्योंकि हम इसको वनडे एग्जाम के, सभी वनडे एग्जाम के हिसाब से कवर कर रहे हैं, तो मैं नहीं चाहूंगा कि कुछ चीज़ छूटे, और ये भी नहीं चाहूंगा कि हम सीधा सीधा यूपीएससी पे चले जाएं या फिर पीजीटी पर चले जाएं। तो उस हिसाब से ही मैं यहाँ पर इसको ले रहा हूँ क्लास को। तो देखो, हिंदी वन इंडो ग्रीक वंश बैक्टीरिया से आया हुआ है। सबसे पहली चीज यहाँ पर आ रही है कि देखो, यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है सर्वप्रथम सोने के सिक्के। ये सर्वप्रथम है, लोगों से थोड़ा सा ढका हुआ है। सर्वप्रथम सर्वमात्रा में जो सोने के सिक्के हैं वो किसने चलाए, ये क्वेश्चन आता है। इसमें हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि कई बार आपको नाम आ जाएगा कुषाण ने चलाए और कई बार आ जाएगा हिंदी यवन में चलाए। देखो, अब ये लोग कहाँ पर हैं? बैक्टीरिया वाली जगह पर, यानी कि अफगानिस्तान साइड वाली जगह पर। उस समय पर जो भारत था, हमारा पूरा भारतवर्ष एक ही था। ये वाला पार्ट, अफगानिस्तान वाला पार्ट भी भारत का ही हिस्सा माना जाएगा, ठीक है। तो उस समय पर जो शुरुआत कर रहे हैं, सबसे पहले चला रहे हैं, वो हिंदी यवन वाले चला रहे हैं। आगे चलकर आएगा कुषाण, कुषाण वंश का एक शासक आएगा, कुजुल कटफिसिस और विम कटफिसिस। तो उनमें से एक व्यक्ति होगा जो भारत, वर्तमान भारत है, उसके अंदर इन सिक्कों को चलाएगा, ठीक है। इस बात को बस समझना है आप लोगों को। तो यदि क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे पहले कौन चला रहा है सोने के सिक्के, तो यही चला रहे हैं। लेकिन वर्तमान भारत के हिसाब से आगे चल के मैं बताऊंगा, तो वहां पर सर्वाधिक मात्रा में और सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कौन चला रहा है, तो वो चला रहा है वो कुषाण वंश का शासक, ठीक है। तो सबसे पहले यही सोने के सिक्के चला रहे हैं। अब देखो, सिक्कों पर क्यों महत्वपूर्ण जोर दिया जाता है, तो हर बार हर क्लास में जब भी सिक्कों की बात आती है, मैं वहां पर सिक्के जरूर लेता हूं। क्यों? क्योंकि सिक्के वो चीज हैं, सिक्के और मुद्राएं, जहां पर हमें किसी शासन का पता चलता है। हमारे नोट पर, वर्तमान अगर हम नोट देखें, तो वहां पर दो चीजें आपको खासतौर से मिलेंगी। एक, हमारा जो कॉइन्स होते हैं उन पर हेड टेल जब हम करते हैं, तो हेड की तरफ कुछ और होता है, टेल की तरफ कुछ और होता है। जब हम हेड की तरफ देखते हैं तो वहां पर क्या मिलता है? अशोक की लाट वाले शेर, है ना, वो मिलती है अशोक की लाट, अशोक स्तंभ के ऊपर जो शेर बने हुए चार, वो उस तरह का साइन हमें मिलता है। दूसरा, यदि हम नोट की बात करें, कागज के नोट वाली, तो वहां पर क्या मिलता है? वहां पर हमें मिलता है गांधी जी की मूर्ति। अब वो क्या है? वो एक प्रतीक है जो हमारी व्यवस्था को बताएगा। तो किसी भी समय मुद्रा का मतलब है, आगे चल के जब आप मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे तो वहां पर पढ़ेंगे कि किस तरह से अंग्रेजों को उनकी मोहर और सिक्के चलाने का अधिकार दिया गया, और उनसे उनका प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जो बाकी का नहीं बढ़ा, फ्रांसीसी वगैरह का नहीं बढ़ा। क्यों? क्योंकि सिक्के बोलते हैं ना, एक एक वो मूवीज में भी आपने देखा होगा, मेरा सिक्का चल रहा है ना, उसका सिक्का चलता है यहाँ पर, इस एरिया में उसका सिक्का चलता है। तो इसका मतलब, सिक्के के चलने का मतलब क्या है? वहां से उसकी पहचान हो रही है। जिसकी मुद्रा चल जाए, जिसकी मोहर चल जाए, जिसका सिक्का चल जाए, है ना, उसका ही वजूद है, क्योंकि वहां से उसकी पहचान हो रही है। अब देखो, अपने देश की करेंसी अमेरिका में जाके चलाओगे उसको, या फिर डॉलर को यहाँ पे आके खुलेआम बाजार में बेचोगे? नहीं बेचोगे ना। तो उसका एक वजूद होता है करेंसी का। तो हमारी जो हिस्ट्री की पहचान होती है वो उसके सिक्कों से और मोहरों से होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाते हैं सिक्कों से। सिक्कों के लिए मैंने अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, भारत के सिक्कों का इतिहास। उसे देखना चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो उसे देख लीजिएगा। उसमें आपको समझ आएगा क्यों यहाँ पर जोर दिया जाता है, क्यों इनसे प्रश्न बनते हैं बार बार, तो वो समझने वाली चीज है। तो सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए हिंदी यवन शासकों ने, ठीक है क्या? ये हिंदी यवन दो तरह से डिवाइडेड हो जाते हैं। पहले एक है डेमेट्रियस वंश। ये एक वंश है, एक व्यक्ति है डेमेट्रियस, जो अपने वंश को चलाएगा।
ठीक है, दूसरा वंश आ जाएगा जो इसको ओवरटेक करेगा, और वो भी हिंद यवन है, अलग से नहीं है, हिंद यवन ही है। ठीक, तो वो कौन है? यूक्रेटाइड्स वंश। ठीक है, जो इसको ओवरटेक कर लेगा, जो वहीं का है वही है, लेकिन है दूसरा व्यक्ति, दूसरे कुल वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा नाम ही अजीब सा है, थोड़ा दो चार बार जब आप देखेंगे इसे तो वहां पर ये थोड़ा समझने में, याद रखने में कठिनाई हो सकती है। डेमेट्रियस अजीब सा नाम है। राजधानी की, जो पहली बार पढ़ रहा होगा, जिसने पढ़ा होगा उसको बिल्कुल आसान लगेगा। राजधानी क्या है इनकी? शाकल है, सियालकोट है, और इनकी राजधानी क्या है यहाँ पर? तक्षशिला है। ठीक है, दोनों को याद रखना है कि एक सियालकोट, एक तक्षशिला, एक यहाँ पर तक्षशिला और एक सियालकोट, दोनों अलग अलग राजधानियां बना रहे हैं अपनी अपनी, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है। ठीक है, डेमेट्रियस वंश, डेमेट्रियस शासक है जिसने इसकी शुरुआत की, डेमेट्रियस प्रथम, लगभग 184 ईस्वी पूर्व के आसपास। और ये कौन सा वाला समय है? वही जब वृद्धरथ की हत्या होगी और पुष्यमित्र शुंग सेनापति बनेंगे, तो सेनापति से राजा बनेंगे, शासक बनेंगे। ठीक है, और मौर्योत्तर काल की शुरुआत करेंगे शुंग वंश की। अब सोचने वाली बात यह है कि ये भी उसी समय का और वो भी उसी समय के हैं, तो ऐसे कैसे हुआ? तो ये जो डेमेट्रियस है वो कहाँ पे शासन चला रहा है, और पुष्यमित्र शुंग कहाँ पर शासन चला रहे हैं, वहां पर डिपेंड करेगा। यदि आपने पहली क्लास देखी हो तो वहां पर मैंने समझाया था कि शुंग कहाँ पर शुंग वंश की शुरुआत कर रहे हैं और कहाँ पे वो अपना एरिया फैला रहे हैं। तो वो पूर्व की तरफ, मध्य की तरफ अपने एरिया को ले जा रहे हैं, और ये कहाँ पर है? अभी पश्चिमोत्तर में है। कहाँ पर है? सियालकोट में। इस बात को ध्यान रखना है। तो बैक्टीरिया और से सियालकोट तक जो अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा है वो ये है। उसके आगे जो विस्तार कर रहा है वो कौन है? पुष्यमित्र शुंग। धीरे धीरे करके ये आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। इनका सबसे प्रतापी राजा जो कौन है वो है मिनांडर। ठीक है, मिनांडर को ध्यान रखना है। इसमें एक ही राजा की चर्चा मिलेगी आपको मुख्य रूप से, मिनांडर की, जिसको हम मिलिंद बोल देते हैं अपनी भाषा में। तो मिलिंद कौन है? मिनांडर है। ठीक है, किस वंश का है? तो डेमेट्रस या हिंद यवन वंश का है। ठीक है, डेमेट्रस भी याद नहीं रहता, तो हिंद यवन वंश का शासक है मिनांडर, जो सबसे प्रतापी राजा है। लगभग 165 से 145 ईस्वी पूर्व के आसपास की बात है। ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? कि क्योंकि ये वो शासक है जो भारत के अंदर आएगा, भारत के बाहर से, मतलब एक विदेशी राजा है जो भारत के बाहर से आएगा, और भारत में आकर वो पहली बार कोई ऐसा विदेशी शासक होगा जो भारत में आकर बौद्ध धर्म को अपनाएगा। ठीक है, तो वह वही शासक है, पहला विदेशी शासक जिसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। क्यों किया? तो एक भिक्षु इसे मिलते हैं भारत में आने के बाद में, एक भिक्षु मिलते हैं जिनका नाम है नागसेन। भिक्षु का मतलब बौद्ध भिक्षु। बौद्ध के समय पर मैंने समझाया था दो तरह के लोग रहते थे, एक जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए बौद्ध धर्म का पालन करते थे, और दूसरे लोग जो गृहस्थ जीवन को छोड़कर सन्यासी बनते थे और फिर बौद्ध धर्म का पालन करते थे, तो उन्हें क्या कहा जाता था? भिक्षु। तो बौद्ध भिक्षु है नागसेन। नागसेन से इस मिनांडर का, क्योंकि ये तो यवन है, इसको पता नहीं है क्या ये बौद्ध, तो इनसे बहस होती है, वाद विवाद होता है, प्रश्नोत्तर होते हैं। प्रश्नोत्तर कैसे होते हैं? कि भाई आपके धर्म में क्या है, मैं क्यों मानूं इस धर्म को, आप क्यों मान रहे हैं, अच्छा बौद्ध ने ये शिक्षा दी तो क्यों दी। तो ये प्रश्न करते हैं मिनांडर, और नागसेन क्या होता है? उनका उत्तर देते हैं। नागसेन के उत्तर से ये सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ वजूद है बौद्ध में भी और बौद्ध की शिक्षाओं में भी, तो ये क्या करता है? उस बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेता है। समझ गए? तो इसलिए पहला विदेशी है जो बौद्ध धर्म को स्वीकार कर रहा है। और जो ये प्रश्न उत्तर होते हैं इनके बीच में, वाद विवाद चलता है, तो ये नागसेन क्या करते हैं? ये करते हैं कि भाई कहीं ऐसा ना हो भविष्य में भी ऐसी बाधाएं आए। ठीक है, भविष्य में भी कोई ऐसे प्रश्न करे, तो उन प्रश्न उत्तर को मैं पहले ही लिख देता हूं, यदि किसी के मस्तिष्क में कोई कंफ्यूजन होगा कि बौद्ध की शिक्षा में ऐसा क्यों है, अहिंसा क्यों माननी चाहिए, हिंसा क्यों नहीं करनी चाहिए, तो वो सबके प्रश्नों के उत्तर जो संभावित हो सकते हैं, वो इन प्रश्न उत्तर को जितने हुए थे उनको एक पुस्तक में लिखते हैं जिसका नाम है मिलिंद पन्हो। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलिंद पन्नो क्या है? जो नागसेन और मिलिंद के बीच के प्रश्न उत्तर हैं, वाद विवाद है, उन्हीं को लिखी हुई एक पुस्तक है। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक, तो ये हो जाता है हमारा मिलिंद। उसके बाद आता है यूक्रेटाइड्स वंश। राजधानी क्या है इसकी? तक्षशिला है। शासक कौन है? यूक्रेटाइड्स, जिसने इसकी स्थापना की, संस्थापक है, स्थापना की है इस वंश की। इसमें एक राजा को ध्यान रखना है, उस राजा को भी ध्यान नहीं रखना, बस वही चीज ध्यान रखनी है जो मैं पहले समझा चुका हूँ शुंग के टाइम पे। शुंग कौन सा? भागभद्र, जिसके दरबार में कौन आया था? ठीक, ध्यान से देखो, राजदूत हेलियोडोरस शुंग शासक भागभद्र के दरबार में आता है और विदिशा में गरुण स्तंभ, वासुदेव नाम और भागवत धर्म का
प्रचार मतलब शुरुआत करता है, ठीक है। इसको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसलिए यहाँ पर टाइम नहीं ले रहा हूँ ज़्यादा। शुंग वंश में मैंने बताया था, दोबारा चलो बता देता हूँ। भागभद्र 9वां शासक था शुंग वंश का। देसी वंशों में जो पहला ब्राह्मण वंश था, उस वंश में एंटियाल किड्स उस समय पर यहाँ पर हिंदी एवं यूनानी क्षेत्र में, बैक्ट्रिया क्षेत्र में एक राजा होता था। तो उसने क्या काम किया, इसने किसने, हेलियोडोर एंटियाल किड्स ने अपने एक राजदूत को इसके दरबार में भेजा, भागभद्र के दरबार में, किसको, हेलियोडोरस को। जब ये यहाँ पर आता है तो इनके भागवत धर्म, वैष्णव धर्म, इनके ब्राह्मण धर्म से प्रभावित होकर क्या करता है ये, विदिशा इनका क्षेत्र होता था भागभद्र का, मध्य प्रदेश में पड़ता है, समझा चुका हूं मैं। तो उसमें क्या करता है, गरुड़ स्तंभ एक बड़ा सा पिलर गढ़वाता है और उस पर भगवान किसकी, वासुदेव नाम अंकित करवाता है। ऐसा कुछ प्रतीक बनवाता है जो कृष्ण से संबंधित हो। तो उस तरह से भागवत धर्म का जो पहला प्रमाण मिल रहा है वो क्या मिल रहा है हमें, गरुड़ स्तंभ। कहां से मिल रहा है, विदिशा से। किसके दरबार में पड़ता है विदिशा, भागभद्र के क्षेत्र में। इस किसने बनवाया, भागभद्र ने नहीं, हेलियोडोरस ने। हेलियोडोरस कौन था, राजदूत था। किसका राजदूत था, एंटियालकिड्स का। एंटियालकिड्स कौन सा था, जो हिंद यवन एक शासक था। समझ गए होगे। तो ये हमारा हिंद यवन हुआ। चलिए आगे देखते हैं। शक, ज्यादा नहीं है हिंदी यवन में, बस इतना ही हमारे लिए जो काम का है। शक शासक है। दूसरा वंश आता है हमारा, दूसरा विदेशी वंश कौन सा, शक, ठीक है। शक में हमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं, एक रुद्रदामन को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, बाकी को रेफरेंस के तौर पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो शक क्या है, सीथियन इनको बोला जाता है। अलग अलग नाम क्यों है, देखो फिर से मैंने पहली क्लास में समझाया था। जैसे हम अलेक्जेंडर को सिकंदर बोल रहे हैं भारत में, या भारत का सिकंदर वास्तव में कौन था, अलेक्जेंडर। तो वैसे ही है क्या ये शक, उसको हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, शक बोल रहे हैं, वहां पर सीथियन बोल रहे हैं, ठीक है। बस इस तरह से, बाकी कुछ नहीं है। तो सखी क्या है, सीथियन है। और ये कहाँ से आए हुए हैं, मध्य एशिया की एक खाना बदोश और बर्बर जनजाति थी, ठीक है। मध्य एशिया की एक खाना बदोश और बर्बर जनजाति थी। वहां पर उनकी लड़ाई होती है और यहाँ पर वो प्रतिस्थापित कर दिए जाते हैं, मतलब वहां से भगा दिए जाते हैं, यहाँ पर आकर रहने लग जाते हैं। जब यहाँ पर आकर रहते हैं भारत के आसपास वाले क्षेत्र में, तो धीरे धीरे वही अपना वजूद बढ़ाते हैं। और यहाँ क्योंकि बर्बर जनजाति है, लड़ाइयाँ वगैरह करेगी और यहाँ पर धीरे धीरे अपना विस्तार करेगी क्षेत्र का। तो वो है शक। कुल 5 शाखाएं थी, ठीक है। लेकिन भारत में क्या है, भारत में मुख्यतः 2 शाखाओं में विभाजित थे, ठीक है। भारत में केवल 2 शाखाएं, वो ध्यान रखनी है, उत्तरी क्षत्रप और दक्षिणी क्षत्रप। क्षत्रप क्या होता है, तो क्षत्रप कहलाते थे कौन, भारत में। भारत में जैसे हम बोल रहे हैं, किसको क्या बोल रहे हैं हम, महाराजा या राजा, ठीक है, या सम्राट। तो वैसे ही जो शक राजा थे, शक वंश के जो राजा थे, उनको अलग अलग जगह पर हम क्या बोलते थे, छत्रक, ठीक है। तो छत्रक भारत में कहलाते थे ये लोग। तो एक तो उत्तरी क्षत्रप थे, उत्तर वाले शक थे, एक दक्षिण वाले शक। उत्तरी दक्षिण क्या है, जैसे ये यहां पर ध्यान से देख लो, देखो यहां पर देखते हैं, एक तक्षशिला में, एक मथुरा में, एक नासिक में और एक मालवा में। तो ये है कहाँ, एक तक्षशिला में, एक मथुरा में, एक मालवा में और एक नासिक में। ये 4 जगह। तो 2 को बोलेंगे हम उत्तरी वाले और 2 को बोलेंगे हम दक्षिणी वाले, बस इतना सा, ठीक है। तो ये उत्तरी वाले दक्षिणी वाले क्या है, उत्तरी क्षत्रप में कौन कौन आ जाएंगे, उत्तरी क्षत्रप में ये वाले दोनों आ जाएंगे जो उत्तर में है, मथुरा और तक्षशिला। दक्षिण में कौन आ जाएंगे, ये मालवा क्षेत्र आ जाएगा, और दूसरा कौन सा आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा ये नासिक क्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तरी क्षत्रप तक्षशिला वाले थे। इनका शासक, बस थोड़ा हल्का सा ध्यान रख लेना, बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं है, मेउस, मतलब मेउस ने ही इस वंश की शुरुआत की थी, बस इतना सा है। हालांकि मेउस इसमें भी आ जाएगा, लेकिन फिलहाल इसने मथुरा के ध्यान रखना है। मथुरा के जो क्षत्रप थे वो कहाँ से आए थे, तो वो खुद उज्जैन से आए थे। इनको पराजित किया था विक्रमादित्य ने, बस इतना सा ध्यान रखना है। विक्रमादित्य क्या है, विक्रमादित्य एक उपाधि है, ठीक है। कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है, विक्रमादित्य कोई राजा नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। जब हम लगाएंगे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, तो विक्रमादित्य एक टाइटल है, जैसे हम सम्राट बोल रहे हैं, ठीक है, हम चौधरी साहब बोल रहे हैं, है ना, इस तरीके से। तो एक टाइटल है विक्रमादित्य, जो बड़ी लड़ाइयां लड़कर या अच्छा एक प्रतापी राजा होता था, वो अपने नाम के आगे विक्रमादित्य लगाता था, ठीक है। तो 14 विक्रमादित्य कुल हुए हैं, जो बहुत बड़े अपने आप को मानते थे, अपने नाम के आगे की टाइटल लगाया। कुल 14 विक्रमादित्य, कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, संक्षेप में मैंने आपको बता दिया है।
कुल 14 विक्रमादित्य में से एक विक्रमादित्य कोई रहा जिसको हम विक्रमादित्य के ही नाम से जानते हैं, और आगे चल के आ जाएगा जैसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक है। हेमू अंतिम विक्रमादित्य है, आगे चल के मैं बताऊंगा। तो फिलहाल एक शासक था विक्रमादित्य, वो क्या करता है, इन मथुरा के शकों को पराजित कर देता है, और पराजित होकर ये कहाँ कहाँ से, मालवा से पराजित होकर यहाँ पे आए थे। किसने पराजित किया था इनको, विक्रमादित्य ने। बस आप ये ध्यान रखो कि विक्रमादित्य ने शकों को पराजित किया, एक कोई विक्रमादित्य था उसने शकों को पराजित किया, वो भागकर यहाँ आ जाते हैं, और जब उसने पराजित किया वो समय था 57 ईस्वी पूर्व, बीसी 57 बीसीई, ईसा मसीह के जन्म से 57 वर्ष पहले। एग्जैक्टली जन्म का कॉन्सेप्ट अलग है, फिलहाल मैं बता रहा हूँ 0 से 57 वर्ष पहले, ठीक है। तो उस समय पर जिसने जब इसने विक्रमादित्य ने शकों को पराजित किया, तो यहीं पर अपने नाम पर विक्रम, अपने नाम अपने टाइटल के अकॉर्डिंग इसने चलाई कौन सी, विक्रमी संवत। संवत क्या होती है, तो संवत का मतलब जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग समझ लें, संवत का मतलब होता है कैलेंडर, ऐसा मान लें। पुराने टाइम में जब अभी का वर्तमान कैलेंडर जो हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर है ये नहीं होता था, तो अलग अलग टाइप से अलग अलग राजा अपना कैलेंडर बना देते थे, ठीक है। उसको वो जो पूरा तरीका रहेगा कैलेंडर का उसको बोलते हैं हम संवत, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें जो अभी हम किससे नाप रहे हैं, 0 से नाप रहे हैं। 0 से क्यों कर रहे हैं हम, 0 से 57 वर्ष पहले क्यों कर रहे हैं, जो अभी हमारा कैलेंडर है, ठीक है, उससे 57 वर्ष पहले। तो इसको विक्रम संवत के नाम से जाना जाता है। किस लिए, क्योंकि विक्रमादित्य ने इनको पराजित करके अपने नाम से इसका प्रचार किया और विक्रम संवत की शुरुआत की। किसने की, ध्यान रखना, विक्रम संवत की शुरुआत किसी विक्रमादित्य राजा ने की, उसने शकों को हराने के उपलक्ष्य में की। सबसे मेन क्वेश्चन होता है इसका कि कब की, तो 57 ईस्वी पूर्व में, इस बात को ध्यान रखना है। अगर हमसे पूछा जाता है कि बताइए 2024 में कौन सा विक्रमी संवत चल रहा है, इस बात को खास तौर से ध्यान रखना है। मान लिया 2024 है तो इसमें कौन सा विक्रमी संवत चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, 57 को माइनस कर देंगे, नहीं करना है। क्यों नहीं करना, 57 को प्लस करना है। क्यों करना है प्लस, देखो 0 से 57 साल पहले, ठीक है, ध्यान से समझना, और 0 से अभी चल रहे हैं हम 2024 साल आगे, तो यहां से यहां तक कितने वर्ष हो गए, मतलब अगर हम ये 57 साल तो पहले निकल चुके थे ना, और 2024 ये निकल गए, तो हम कौन से विक्रमी संवत में चल रहे हैं, तो प्लस करके आएगा। इस बात को ध्यान रखना है, माइनस नहीं कर देना, गड़बड़ हो जाता है कई बार, ये क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। शक संवत में हम प्लस करेंगे, आगे चल के बताऊंगा। तो यहाँ पर ये हो गया। दक्षिणी सत्रप क्या है, क्षत्रप, तो ये नासिक वाले थे और मालवा वाले थे। नासिक वालों में केवल एक शहरात वंश था, हल्का सा ध्यान रख लेना। नहपान एक शासक था, इसको मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो हमारा सातवाहन वंश था, तो सातवाहन वंश का एक शासक था गौतमी पुत्र सातकर्णी, जो सबसे प्रसिद्ध शासक था, उनका सबसे प्रतापी शासक था। उसने क्या किया था, याद करो, नहपान एक राजा था, कौन सा, शक राजा, शक शासक। इस शक शासक को, नहपान को इसने हराया था। तो कई बार मतलब इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है कि शक शासक नहपान को किसने हराया, उज्जैन के क्षत्रपों को भगाकर मथुरा, और किसने हराकर विक्रमी संवत की शुरुआत की, इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं। नहपान जो एक शक वंश का शासक था, निम्नलिखित में से किस वंश के राजा ने उसको हराया, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो सातवाहन वंश का गौतमी पुत्र सातकर्णी था जिसने उसको हराया था। मालवा के शक में ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, रुद्रदामन। रुद्रदामन कौन है, मालवा का शक है। इसकी शुरुआत किसने की थी, चष्टन ने, जो इस वंश की शुरुआत की थी, मतलब इस क्षत्रपों की शुरुआत की थी मालवा क्षेत्र में। तो वो रुद्रदामन फर्स्ट इसका सबसे प्रसिद्ध शासक है, चष्टन ने इसकी शुरुआत की थी। और ये समय है लगभग 150 ईस्वी के आसपास, प्लस में 0 के बाद वाला समय चल रहा है। इसका हमारा सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है कि इसने एक अभिलेख लिखवाया, कौन सा, रुद्रदामन का जूनागढ़ का अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख जो कहां पर है, गुजरात में है, गिर के क्षेत्र में है। इसको गिरनार का अभिलेख भी बोल देते हैं, ये बात भी ध्यान रखनी है। तो रुद्रदामन ने कौन सा अभिलेख लिखवाया, जूनागढ़ का। जूनागढ़ का किसने लिखवाया, रुद्रदामन ने। खास बात क्या है इस अभिलेख की, क्योंकि अभिलेख तो बहुत सारे, ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख होता है। क्यों, क्योंकि शुद्ध संस्कृत में लिखा गया सबसे पहला अभिलेख यही था। इससे पहले जो अभिलेख लिखे गए थे वो किसके लिखे गए थे, अशोक के अभिलेख। और अशोक के अभिलेख कौन सी भाषा में थे, यहाँ पर नहीं है, अशोक के अभिलेख मैंने करवा दिया तो इसलिए यहाँ पर बता देता हूं मैं। अशोक के अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। संस्कृत के बाद हालांकि प्राकृत बनती है, लेकिन प्राकृत भाषा में ही लिखे गए थे। इस समय पर आकर, क्योंकि ये कौन है, ब्राह्मण लोग हैं,
ब्राह्मण लोग हैं तो ये क्या चाहेंगे, अपने धर्म को बढ़ाना चाहेंगे, अपनी बातों को बढ़ाना चाहेंगे, जो वेद हैं उनको बढ़ाना चाहेंगे। तो ब्राह्मण, क्योंकि अशोक क्या था, वो तो बौद्ध बन गया था, तो वो तो संस्कृत की बात नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ब्राह्मणवादी लोग हैं तो ये अपनी संस्कृत को, अपने यज्ञों को, अपने ब्राह्मण ग्रंथ को बढ़ाना चाहेंगे। तो ये संस्कृत यहाँ पर आकर दोबारा से ध्यान रखना है कि संस्कृत का पुनरुत्थान हो गया है, संस्कृत दोबारा से यहाँ पर प्रचलन में आ गई है। इससे पहले जो अशोक के अभिलेख लिखे गए थे वो किस में लिखे गए थे, तो वो प्राकृत भाषा में 4 लिपियों में, कौन सी, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक में। ठीक है, तो ये पहली बार था जब संस्कृत में कोई अभिलेख लिखा गया, विशुद्ध संस्कृत में। जूनागढ़ अभिलेख किसने लिखवाया, रुद्रदामन ने। कौन था ये, मालवा का शक शासक था। ठीक है, इसमें उल्लेख क्या किया था इसने, सुदर्शन झील का उल्लेख किया था कि मैं सुदर्शन झील पड़ती है वहां पर, उसका पुनरुत्थान करवा रहा हूँ, दोबारा से निर्माण करवा रहा हूँ। और इसकी जो बनवाया था, इस झील को किसने बनवाया था, तो मौर्य ने ही बनवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसको मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि ये अंतिम शासक इसका कौन सा है, रुद्र सिंह तृतीय। मालवा के शकों का अंतिम शासक कौन सा है, रुद्र सिंह तृतीय। इस रुद्र सिंह तृतीय से हमारा कोई लेना देना नहीं है, बस एक ही लेना देना है कि इस शासक को हराया था, किसने हराया था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे चल के मैं बताऊंगा, जब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य करेंगे तब हम इसको देख लेंगे कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य इसको हरा रहे हैं, और फिर इस जीत की खुशी में, क्योंकि उनकी जीत हुई है तो इस खुशी में कुछ सिक्के चला रहे हैं, तो उसको हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य में करेंगे। थोड़ा सा बस ध्यान रखना है कि ये लगभग लगभग वही समय आ गया है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य वाला। तो हमने शक में देखा एक तक्षशिला का, कुछ नहीं करना उसमें, मथुरा का देखा, कुछ नहीं करना, बस इनको हराकर क्या एक विक्रम संवत की शुरुआत की विक्रमादित्य ने। नासिक का जो छहरात वंश था, नहपान, उसको पराजित किया था सातवाहन ने। मालवा का शासक है रुद्रदामन, इसने जूनागढ़ अभिलेख लिखवाया है, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण की इसमें बात कही है। ठीक है, बाकी उसमें डिटेल नहीं है, ये हम छोड़ देते हैं। ये हमारे लिए कुषाण वंश आएगा सबसे इंपॉर्टेंट, अभी आने वाला है। पहलव वंश में बस इतना सा ही ध्यान रखना है, हमें एक ही शासक का जिक्र याद रखना है, गोंदोफर्नीस का। हालांकि इसकी शुरुआत मिथ्रेडेट्स ने की थी, बोलने में थोड़ा अजीब हो जाता है, वास्तविक संस्थापक था इसका, लेकिन इससे हमें क्वेश्चन आता है गोंदोफर्नीस से। गोंदोफर्नीस से क्वेश्चन क्या आता है, नाम थोड़ा सा अजीब है, गोंडोफर्नीस। इससे क्वेश्चन होता है कि इसका, इससे संबंधित एक अभिलेख है तख्तेबाही, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तख्तेबाही याद रख लेना। फिर भी तख्तेबाही एक अभिलेख है, इसमें हमें एक जिक्र मिलता है कि इसके शासनकाल में एक ईसाई धर्म का प्रचारक आ रहा है। पहली बार भारत में, अभी तक हमने क्या देखा, यूनानी आए भारत में, अरबी आए भारत में, ईरानी आए भारत में, ठीक है, राजदूत बहुत सारे आए भारत में, लेकिन ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए पहली बार भारत में कोई आ रहा है। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना है इस चीज को। तो ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए पहली बार जो भारत में आया वो कौन आया, सेंट थॉमस, ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए। तो वो किसके समय में आया, तो हमसे क्वेश्चन हो जाता है पहली बार कोई ईसाई प्रचारक सेंट थॉमस किसके समय में आया, किस राजा के समय में, तो ये किसके दरबार में आया, सेंट थॉमस आया गोंदोफर्नीस के दरबार में। ठीक है, उसके समय में। और ये कौन था, तो ये पहलव या पार्थियन जिसको हम बोल देते हैं, उस वंश का शासक है। ये लोग कहाँ के थे, मूलतः ईरान वाले थे, ईरान के थे, जो घूमते घामते भारत आ पहुंचे थे। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, पहलव कहाँ के थे, पार्थियन, ईरान वाली साइड के। ठीक है, ये हो जाते हैं। अब आते हैं कुषाण, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कुषाण वंश। कुषाण वंश में भी कनिष्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से कर लेना, अभी तक कुछ समझाओ नहीं समझाओ इसको जरूर कर लेना, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं हमारे मौर्य उत्तर के, या तो सुंग से बन जाएगा, लेकिन यहाँ से हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कुषाण वंश है। कहाँ के हैं ये, पश्चिमी चीन के हैं, पश्चिमी चीन क्षेत्र के। चीन का जो पश्चिम वाला हिस्सा है, भारत के ऊपर वाला, लगभग ऊपर से थोड़ा इधर, वहाँ के हैं। यूची जनजाति के लोग हैं, चीन की एक जनजाति है यूची, जो पश्चिमी चीन में निवास करती थी, उसके ये लोग थे। और मैंने बताया किस तरह से वहां से इन्हें मारपीट कर भगा रहे हैं, ये पश्चिम की तरफ जा रहे हैं, ये अपने आगे वालों को मारपीट कर भगा रहे हैं, वो भारत में आ गए। फिर जब इनको वहां से मारपीट कर भगाया गया तो ये फिर से भारत में ये भी प्रवेश कर गए। तो यूची जनजाति के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सर्वप्रथम शुद्ध सोने के सिक्के जो चलाए हैं, ध्यान से सुन लेना दोबारा से, मैंने बताया था यहां पर कंफ्यूजन होगा। सर्वप्रथम, सर्वाधिक मतलब सर्वाधिक नहीं, सर्वाधिक शुद्ध, यहां भी गलती हो जाएगी, क्योंकि सर्वाधिक मात्रा में
सोने के सिक्के कौन चलाएगा, आगे चल के आएंगे गुप्त शासक। कंफ्यूजन होता है। मैंने देखो सिक्कों में ये चीज मैंने बता रहा हूँ कि सिक्कों वाली क्लास में एक क्लास अलग से ही मैंने पूरा कॉन्सेप्ट दिया है सिक्कों का, आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा आपको समझ में आएगा कि सिक्के कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए इतिहास को समझने के लिए। ठीक है, तो वहां पर मैंने समझाया हुआ है। तीन फिर भी चीजें बता देता हूँ। सबसे पहले हिंदी अवन वाले सिक्कों सोने के सिक्के चला रहे हैं। सर्वाधिक शुद्ध मतलब सबसे शुद्धता, जैसे हम अभी बोल देते हैं 22 कैरेट का है, 24 कैरेट का है, 18 कैरेट का है। तो 18 कैरेट का मतलब क्या होता है कि उसमें केवल 75% सोना है। ठीक है, शुद्ध कौन सा है, 24 कैरेट वाला। तो 24 कैरेट जैसे अभी हम बोल रहे हैं सबसे शुद्ध है, उसमें सोना ही सोना है। तो वैसे सबसे शुद्ध जो सबसे पहली बार सोने के सिक्के चलाए हैं भारत में, वो किसने चलाए हैं, कुषाण वंश के शासकों ने। उसमें भी किसने चलाए, आगे चल के अभी हम देखेंगे। तो कुषाण वंश के शासक सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चला रहे हैं, ध्यान रखना है। आगे चल के आएगा सबसे ज्यादा क्वांटिटी में, 1000, 2000, 10,000, 50,000, लाख, 2 लाख ऐसे करके वो चलाएंगे गुप्त शासक। तो सबसे शुद्ध सबसे पहली बार जो चला रहे हैं वो यही चला रहे हैं। इनमें शासक कौन सा है, तो एक है कुजुल कटफिसिस, नाम अजीब सा है। दूसरा है विम कटफिसिस जो इसका संभवतः पुत्र है। तीसरा आ जाएगा कनिष्क जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा। इसका फिर पुत्र आएगा हुविस्क, वशिष्क, ठीक है, वो आएंगे, लेकिन हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है। तो कुषाण वंश का सबसे पहले हम देख रहे हैं कुजुल कटफिसिस को। यहाँ से हमसे जो क्वेश्चन आता है जो मोस्ट प्रोबेबली अब तक पूछा गया है वो यही क्वेश्चन है, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था, कुजुल कटफिसिस। कुजुल कटफिसिस नाम अजीब सा है। इसने क्या काम किया, कुछ काम नहीं किया। कुषाण वंश की स्थापना की, काम बहुत सारे किए, लेकिन हमारे लिए जो काम का चीज है वो है तांबे के सिक्के चलाए, और केवल तांबे के। ध्यान रखना है, ये सोने के सिक्के नहीं चला रहा है, सोने के सिक्के ये चलाएगा। ये को क्या चला रहा है, केवल तांबे के सिक्के चला रहा है। यहाँ पर लिखना चाहो अपने नोट्स में लिख लेना, केवल तांबे के सिक्के, ठीक है। तो कुजुल कटफिसिस है जो कुषाण वंश का संस्थापक है। कुषाण वंश कौन सा है, चीन के पश्चिमी चीन वाले क्षेत्र से एक जनजाति है यूची कबीला। उस यूची कबीले के लोग धीरे धीरे, बहुत लंबी कहानी है कि वो पहले पश्चिम की तरफ बढ़ रहे, फिर और पश्चिम की तरफ गए, और पश्चिम की तरफ गए, फिर घूम के फिर वापस पूरब की तरफ बढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, भारत के बाहर से पश्चिम की तरफ जाकर और फिर वापस लौटकर भारत में आ रहे हैं। ठीक है, तो वो यूची कबीले के लोग, क्या उनका शासक है कुजुल कटफिसिस जो इस वंश की स्थापना कर रहा है, और वो तांबे के सिक्के चला रहा है। बस दो चीजें। समय कौन सा है, लगभग हम ईसवी में आ गए हैं, ये बात ध्यान रखना है। कुषाण वंश का मतलब ईसवी पूर्व नहीं, बीसी नहीं, एडी, तो ईसवी में आ गए हैं लगभग। ठीक, ये तांबे के सिक्के चला रहा है। विम कटफिसिस इसका जो पुत्र है उसकी बात करते हैं। ये इसकी मृत्यु के बाद ये शासक बन रहा है, इतने समय के लिए शासन करता है। भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन है, विम कटफिसिस। हालांकि संस्थापक ये था भारत में, भारत के बाहर तो पहले चल रहे हैं, भारत में संस्थापक ये था, लेकिन उसकी शक्ति को जो बढ़ाया, उसका प्रचार प्रसार करा अपने सिक्कों के द्वारा और बहुत सारे कामों के द्वारा, वो कौन है, विम कटफिसिस। ठीक है, लगभग इस समय पर तक्षशिला और पंजाब पर अधिकार किया, भारत के अंदर एंटर करके। देखो फिर से कंफ्यूज नहीं होना, तक्षशिला कहां पर है, पाकिस्तान अफगानिस्तान वाली साइड में है। लेकिन हम जिस समय की बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान अफगानिस्तान नहीं होता था, वो हमारा भारत ही होता था, भारतवर्ष होता था, जो हाथी गुम्फा अभिलेख में जिसका जिक्र है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। तो ये तक्षशिला और पंजाब पर क्या करता है, अधिकार कर लेता है। अब कहोगे तक्षशिला पंजाब यहाँ कहाँ से आ गया, ये तक्षशिला है, ये लोग यहाँ के हैं यूची कबीले के। तो मैंने बताया ये पहले यहाँ से यहाँ जाते हैं, इन लोगों को आगे बढ़ा देते हैं, ये लोग भारत में एंटर कर गए, लेकिन यहाँ से भी इनको खदेड़ दिया जाता है। ये लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ से भी खदेड़ दिया गया, ये लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर अपना अधिकार जमाते हैं तक्षशिला और पंजाब वाले क्षेत्र में। ठीक है, किसने जमाया ये अधिकार, विम कटफिसिस ने। कुजुल कटफिसिस यहाँ पर एंटर ही करा था, बस थोड़ा सा यहाँ पर अपना प्रभाव जमा रहा है, लेकिन पूर्णतः प्रभाव को कौन जमा रहा है, विम कटफिसिस। ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को। ये हो गया। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए, विम कटफिसिस ने, जो वर्तमान भारत है वहां पर उसमें। तो विम कटफिसिस ने, हिंदी यवन वालों ने बाहर की तरफ। ठीक है, तो सर्वप्रथम सोने के सिक्के भारत में किसने चलाए हैं, शुद्ध सोने के सिक्के विम कटफिसिस ने। सिक्कों पर एक और यूनानी और दूसरी ओर क्या होता था, खरोष्टी लिपि में लिखा हुआ। मैंने बताया था यूनानी और खरोष्टी लिपि जब हमने समझी थी, यूनानी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक, ये चार, ग्रीक और यूनानी एक ही है। जब हमने अशोकीय अभिलेख देखे थे तो उनमें लिपियां देखी थी, ब्राह्मी लिपि जो भारत की लिपि थी, सर्वप्रथम विश्व की प्राचीनतम लिपि ब्राह्मी लिपि को ही बोला जाता है, जिसमें संस्कृत लिखी जाती थी पुराने टाइम में। ठीक है, उस ब्राह्मी लिपि को
बदला गया, देवनागरी लिपि हुई और हमारी संस्कृत को बदल के हिंदी हो गई, ठीक है। लेकिन यूनान वालों की अलग लिपि का जिसको अभी भी नहीं पता है या पहली बार इस क्लास को देख रहा हो, मैंने समझाया हुआ है। लिपि का मतलब है किसी भी लैंग्वेज को हम जिस तरीके से लिखते हैं, जैसे उर्दू लिखने का तरीका अलग होता है, हिंदी लिखने का तरीका अलग होता है, इंग्लिश लिखने का तरीका अलग होता है, तो उसको बोलते हैं हम लिपि। हम जैसे टाइपिंग करते हैं, हम मैं खाना खा रहा हूँ अभी बाद में कॉल करूंगा, तो हम उसको टाइप क्या करते हैं, लिखते हम इंग्लिश वाली में हैं लेकिन बोलते क्या है, उसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं खाना खा रहा हूँ, अब देखो बोल रहे हैं तो हिंदी लेकिन लिख रहे हैं तो ये लिपि, लिखने का तरीका। तो लिपि कौन सी है, ये रोमन लिपि। रोमन लिपि में इंग्लिश लिखी जाती है, हम रोमन में आजकल हिंदी भी लिखने लगे हैं, ठीक है। तो वैसे लिखी नहीं जाती है, उसको बना दिया गया इस तरीके से। तो ये जो लिखने का तरीका है वो लिपि है। तो जो खरोष्टी थी और अरमाइक थी वो कहाँ पर चल रही हैं, वो ध्यान से समझ लेना, दोबारा बता देता हूँ। ब्राह्मी लिपि भारत में क्योंकि संस्कृत वाली है, खरोष्टी और अरमाइक इस जगह पर है क्योंकि वो कहाँ से हैं, ये यूनान वाली लिपि से मिक्स होकर बन रही है, यूनान और अरब वाली लिपि से मिक्स होकर बन रही है। तो यूनान वाली लिपि को बोल रहे हैं हम ग्रीक या यूनानी, और इनसे मिक्स होकर जो लिपि बन रही हैं वो कौन सी हैं, तो अरमाइक और खरोष्टी, ठीक है। ध्यान रखना है इसको थोड़ा सा। तो ये हो गया, देखो। तो इसके सिक्कों की खास बात क्या है, ये सोने के सिक्कों की, तो एक तरफ यूनानी लिपि में और दूसरी तरफ खरोष्टी लिपि में होता था। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, ये सिक्कों पर शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृतियां मिल रही हैं। इसका इससे क्या मतलब निकल रहा है, इससे मतलब निकल रहा है कि ये कौन है, ये शैव धर्म को अनुयायी करने वाला है, शैव धर्म को मानने वाला बनेगा, शैव अनुयायी, ठीक है। थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है। तो विम कटफिसिस क्या है, जब भारत में एंटर करता है तो यहाँ के धर्म से इतना प्रभावित होता है कि वो शैव, शिव को मानने लगता है, और शिव को मानते मानते जो अपने सिक्के हैं उन सिक्कों पर भी शिव की, पार्वती की, उमा देवी की, नंदी की, त्रिशूल की, इन सब के चित्र अंकित करवाता है, ठीक है। ध्यान रह जाएगा। उसमें जो लिखवाता है वो संस्कृत में ना लिखवाकर यूनानी और खरोष्टी में लिखवाता है। बाकी ये मैंने बता ही दिया है, ये हो जाता है। अब आते हैं कुजुल कटफिसिस, विम कटफिसिस के बाद में किस पर आते हैं हम, कनिष्क पर। कनिष्क हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान से समझ लेना। समय कौन सा है, 78 से 105 तक। 78 में ये शुरुआत कर रहा है, ठीक है। कुषाण वंश का महानतम शासक है, और बल्कि मैं कहूंगा कि पूरे जितने भी विदेशी वंश हमने अभी देखे हैं, 4 वंश आज, कौन से, हिंदियवन, पार्थियन मतलब पहलव, शक और कुषाण, उन सब में जो सबसे प्रभावशाली शासक है वो कौन है, कनिष्क है। बहुत सारी इसके काम है जो यहाँ पर दिख भी जाएंगे। तो कुषाण वंश का महानतम शासक है। राज्याभिषेक कब हुआ है इसका, 78 ईस्वी में, 78 में। तो ये क्या कर रहा है, शक संवत चला रहा है इस समय पर, शक संवत चला रहा है। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा इसी का प्रयोग किया जा रहा है। ध्यान रखना, शक संवत को शक नहीं चला रहे हैं, शक संवत को चला रहा है कनिष्क। ये बड़ा कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। अब मान लिया जाए आपको पूछा जाए कि 2030 में कौन सी शक संवत होगी, तो शक संवत में क्या करेंगे हम, 0 से हम 78 साल माइनस करते हुए चल रहे हैं, तो शक संवत क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। मतलब जैसे 2030 से पूछा गया तो 2030 माइनस 78, क्योंकि इतने साल हम पीछे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 0 0, पहले ये 78 आया, यहाँ पर शक संवत की शुरुआत हुई और ये फिर आ गया, तो इतने साल तो हमारे कम हो गए ना, इसलिए हम क्या कर देते हैं, इसको माइनस कर देते हैं। ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या, राज्याभिषेक 78 ईस्वी में हुआ, और अपने राज्याभिषेक के समय ये क्या कर रहा है, शक संवत की शुरुआत कर रहा है। इस संवत को, इसी कैलेंडर को वर्तमान में भारत सरकार अपने प्रयोग में लाती है। छुट्टियां देनी है तो ये कैलेंडर देखा जाएगा, बहुत सारी चीजें, ये कैलेंडर ध्यान रखना है। इसकी राजधानी क्या है, पुरुषपुर, पेशावर, है ना, पाकिस्तान साइड में पुरुषपुर में ये अपनी राजधानी बनाता है, उत्तरी राजधानी, और दक्षिणी राजधानी बनाता है अपनी मथुरा में। ध्यान रखना है। तो कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर, पेशावर, दूसरी राजधानी है ये मथुरा, ठीक। कश्मीर जीतकर कनिष्कपुर नगर बसा रहा है, हालांकि ये और भी नगर बसाता है 2-3, लेकिन उसमें से हमारे लिए कनिष्कपुर इंपॉर्टेंट है। तो कनिष्कपुर नगर किसने बसाया, नाम में ही है, कनिष्क ने। कहाँ पर, कश्मीर में। तो ये तो आप बता दो कनिष्कपुर नगर किसने बसाया, कनिष्क ने बसाया, नाम में पता है, लेकिन कहाँ बसाया, तो कश्मीर में बसाया। ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या है, कश्मीर से इसका कुछ कनेक्शन होगा, कश्मीर इसका कार्य क्षेत्र होगा,
कश्मीर में ये काम करेगा, इतना ध्यान रखना है। सम्राट अशोक ने भी कश्मीर में काम किया था, वहां पर एक नगर बसाया था, कौन सा, श्रीनगर, कश्मीर ही उन्होंने बसाया था। अब वहां पर ये बसा रहा है कनिष्कपुर। और इसी कश्मीर में, कार्य क्षेत्र देख लो, कश्मीर में कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगति आयोजित होती है। तो जब हमने बौद्ध धर्म किया था तो वहां पर किया था कि बौद्ध संगति आयोजित हो रही थी, तो पहली बौद्ध संगति, दूसरी, तीसरी, चौथी, सभी को हमने डिटेल में समझा था। उसमें देखा तो जो चौथी बौद्ध संगति थी उसमें क्या था, तो कुंडल वन में हो रही है, कहाँ पर, कश्मीर में हो रही है, किसके समय में हो रही है, कनिष्क के समय में हो रही है। कनिष्क के समय क्यों हो रही है, क्योंकि इसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया है। ठीक है, इसके ही राज दरबार में दो व्यक्ति हैं जो जिनमें से एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा। इसी समय पर आकर ये बोलता है कि भाई आपको जो भी कर रहा है करो, लेकिन इस तरीके से आपस में लड़ाई मत करो। तो इसको करने के साथ ही बौद्ध धर्म दो शाखाओं में विभाजित हो जाता है, अलग अलग। एक को हम हीनयान बोलते हैं, एक को हम महायान बोलते हैं। ठीक है, तो एक बार देख लेंगे। तो कश्मीर जीतकर कनिष्कपुर नगर बसा रहा है। कश्मीर में कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन हो रहा है, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, वसुमित्र, जो इसके दरबार में है। ठीक है, बौद्ध भिक्षु, बौद्ध वाले हैं, मानने वाले। एक है उपाध्यक्ष, जो कौन है, अश्वघोष। वसुमित्र और अश्वघोष दोनों को ध्यान रखना है, आगे चल के अभी आएंगे भी, तो दोनों को ध्यान रखना है। ये कौन है अभी बताऊंगा। तो ये हालांकि बौद्ध धर्म में भी समझा चुका हूं मैं। द्वितीय अशोक कहा जाता है, क्वेश्चन होता है सीधा सीधा, द्वितीय अशोक किसको कहा जाता है, तो किसको, कनिष्क को। यानी कि अशोक के बाद जो दूसरा बौद्ध धर्म को इतने बड़े लेवल पर मानने वाला था, उसके प्रति आस्था रखने वाला था, वो कौन था, कनिष्क। अशोक को किसके नाम से जाना था, या तो कलिंग युद्ध के नाम से, या फिर बौद्ध धर्म के नाम से। तो अशोक के बाद जो बौद्ध धर्म को इतने, सम्राट अशोक के बाद बौद्ध धर्म का प्रबल समर्थक जो सबसे ज्यादा है वो कौन है, कनिष्क। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, द्वितीय अशोक, दूसरा अशोक। अनेक बौद्ध विहार बनवाए, स्तूप बनवाए और चैत्यों का निर्माण करवाए। ये होते क्या है बता रखे हैं मैंने। बौद्धों के जो मंदिर हैं, समाधियां हैं, घूमने के लिए स्थान हैं, उनसे संबंधित जगह है, तो विहार, स्तूप और चैत्य, इन सब का निर्माण करवाता है। बौद्ध धर्म का प्रबल समर्थक है अशोक के बाद, इसलिए द्वितीय अशोक बोला जा रहा है। कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगति करवा रहा है कश्मीर में कनिष्कपुर नगर बसा रहा है। खुद की राजधानी पेशावर और मथुरा है। ये 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत कर रहा है अपने राज्याभिषेक के समय। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं इसका युद्ध। तो दो युद्ध लड़ रहा है, मुख्य रूप से बहुत सारे युद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन उनमें से दो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सिल्क मार्ग पर नियंत्रण। सिल्क मार्ग क्या है, चीन से, यहां से चीन से और इधर पश्चिम के देशों की तरफ एक रूट जाता था जिसको बोलते थे सिल्क रूट, रेशम मार्ग, सिल्क मार्ग। ठीक है, तो ये क्या करता है, सबसे पहले इसी को बाधित करता है, इस पर अपना कंट्रोल करता है, इस पर नियंत्रण लगा देता है, क्योंकि इन लोगों ने इसको परेशान कर रखा था। तो सबसे पहले इस पर नियंत्रण लगाया। तो क्या कर रहा है, सिल्क मार्ग पर नियंत्रण लगा रहा है। चीनी शासक, क्योंकि चीन से तो लड़ाई चल गई ना, तो इसलिए चीनी शासक पान चाओ से युद्ध लड़ रहा है। पान चाओ चीन का राजा है, उससे युद्ध लड़ रहा है। पहले वो हार जाएगा, मतलब कनिष्क पहले हार जाता है, लेकिन बाद में जीत जाता है। किससे, पान चाओ से। तो कुल मिलाकर क्या मानी जाएगी, ये जीत मानी जाएगी कनिष्क की। तो पान चाओ जो चीन का शासक था उससे जीत जाता है। दूसरी लड़ाई हो रही है कौन सी, पाटलिपुत्र से। पाटलिपुत्र मतलब वर्तमान का पटना, बिहार। तो वहां पर आक्रमण कर रहा है, वहां से इसको मिल रहे हैं अश्वघोष। आ गया जो अश्वघोष, अभी कौन है, ये उपाध्यक्ष बनेंगे इसके, और इसके दरबार में आकर रहने लग जाते हैं। तो अश्वघोष मिलते हैं, बौद्ध का भिक्षा पात्र मिलता है जिसमें बौद्ध भिक्षा लेते हैं, तथा एक अनोखा कुक्कुट प्राप्त हो रहा है इनको। ठीक है, तो पूछा जाता है किसको मिला, कहां से मिला, तो पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर रहा है और ये चीजें इसे प्राप्त हो रही हैं। कुल मिलाकर ये, अब आते हैं यहाँ की कला और संस्कृति किसकी, इसके कनिष्क के समय पर। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गांधार कला शैली और मथुरा कला शैली। तो दोनों को मैंने यहाँ पर डाल दिया है, दोनों को ध्यान से समझ लेना, अंतर पूछा जाता है, क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो कनिष्क के समय पर दो शैलियों का विकास हुआ, क्वेश्चन ध्यान रखना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कनिष्क के समय पर। कनिष्क कौन है, कुषाण, कुषाणों के समय पर। कुषाण ऑप्शन में नहीं होगा तो फिर क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा मौर्योत्तर काल में। तो क्वेश्चन होगा हमारा कि गांधार कला शैली या मथुरा कला शैली का विकास किसके समय हुआ। ऑप्शन में होगा या तो कनिष्क, कनिष्क नहीं है तो कौन हो जाएगा, कुषाण, कुषाण नहीं है तो कौन हो जाएगा, मौर्योत्तर काल। ठीक है, तो तीनों तरीके से याद रखना है, क्योंकि मौर्योत्तर काल के ही, कुषाण वंश के ही कनिष्क के समय में इसका विकास हो रहा है। ठीक है, तो गांधार कला शैली और मथुरा कला शैली, तो ये है क्या, तो ये है कि
अगर किसी को नहीं पता हो शैली क्या होती है, स्थापत्य कला क्या होती है, मूर्ति कला क्या होती है, तो एक चीज को आप थोड़ा सा समझ सकते हैं, जैसे कि मंदिर अलग तरीके से डिजाइन किए जाते हैं, मस्जिद अलग तरीके से, जो चर्च है वो अलग तरीके से डिजाइन किए जाते हैं, तो उनका जो डिजाइन होता है, नमूना होता है, उसको बोलते हैं हम स्थापत्य कला। बिल्कुल वैसे ही होती हैं मूर्तियां, है ना। मूर्तियां भी अलग अलग तरीके से डिजाइन की जाती है, मतलब अलग अलग पैटर्न में। कोई जैसे आपने देखा होगा अयोध्या में जो मूर्ति रखी गई वो ब्लैक कलर का के श्री राम जी रखे गए। तो मूर्तियों की अलग अलग कलाएं होती हैं, अलग अलग पैटर्न होते हैं कि उसका फेस किस तरह के दिखाना है, उसको मतलब उसका मूल रूप दिखाना है, या उसको सुंदर बना के दिखाना है, या उसको कौन से पत्थरों से बनाना है, ठीक है। तो वो अलग अलग किस तरह से डिजाइन करने। जो यूनानी शासक हैं उनको देखोगे कि यहाँ पर सोल डला हुआ है, तपतिया सोल है, डिजाइन बने हुए हैं उस पर। जो भारतीय हैं उनके अलग वेशभूषा है, इस तरीके से बाल खोल के रखे गए हैं, बांध के रखे गए हैं, दाढ़ी दिखाई गई है, क्लीन शेव दिखाया गया है, तो बहुत सारी चीजें। तो एक गांधार कला शैली है, एक मथुरा कला शैली है। गांधार कला शैली की विशेषता क्या है, इंडो ग्रीक शैली माना जाता है इसको। गांधार कहाँ पर पड़ रहा है, फिर से ध्यान करो, पाकिस्तान अफगानिस्तान साइड में। वहां पर कौन लोग हैं, इंडो ग्रीक आए थे ना, हिंद यूनानी। तो पूछा जाता है हिंद यूनानी शैली कौन सी है, तो गांधार। मथुरा तो अंदर हो गया ना उत्तर प्रदेश में, तो हिंद यूनानी शैली कौन सी है, गांधार कला शैली को हम बोलेंगे। तो गांधार कला शैली को और क्या बोला जाता है, हिंद यूनानी या इंडो ग्रीक शैली। केंद्र बिंदु कहाँ पर है, गांधार में ही है। गांधार कहाँ है, पश्चिमोत्तर भारत उस समय का, यानी कि वर्तमान का पाकिस्तान अफगानिस्तान साइड कह सकते हैं हम। यथार्थवादी चित्रण होता है इसमें, यथार्थ रूप में। और यहाँ कैसा है, आदर्शवादी है, ठीक है। यहाँ पर बनाया जाता है जैसा है वैसा, यहाँ पर आदर्शिता दिखाई जाती है उसमें। यहाँ पर इसका जो मेन पॉइंट है वो यहाँ पर आएगा, ये चीज। मुख्यतः बुद्ध की मूर्तियां इसमें बनाई गई हैं, और इसमें बुद्ध के साथ साथ जैन ब्राह्मण धर्म से भी संबंधित मूर्तियां बनाई गई हैं, ठीक है। यूनानी देवता अपोलो जैसी बनाई गई हैं। जो अपोलो कौन है, यूनान के देवता, वो इसोल डाले हुए, तो उनके जैसी मूर्ति बनाई गई है बुद्ध की। बुद्ध की मूर्ति भी यूनान से के देवता जैसी बना दी। हमारे राम कृष्ण इनकी तरह नहीं बनाई गई है, लेकिन यहाँ पर उनकी मूर्ति भारतीय शैली में बनाई गई है। यहाँ पर काले सलेटी पत्थरों का प्रयोग किया गया है, ब्लैक कलर के स्टोन्स का। और यहाँ पर किसका, यहाँ पर प्रयोग किया गया है लाल बलुआ पत्थर। आपको ध्यान नहीं रहेगा, इसके लिए मैं बता देता हूँ कि राजस्थान मथुरा ये वाला जो पूरा एरिया है, यहाँ से क्या मिलता है हमें, बलुआ पत्थर सबसे ज्यादा मात्रा में मिलता है, लाल कलर का पत्थर। अगर जाते होगे तो देखते होगे वहां पर पहाड़ों को, तो वो लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग इस शैली में किया जाता है, जबकि इसमें काले स्लेटी रंग के पत्थरों का प्रयोग किया जाता है। सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके, वो 4 पॉइंट है सॉरी 4 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है इसके, जिनको मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया है। उन चारों को जरूर याद रख लेना, बाकी को भले ही भूल जाओ, ठीक है। पहला पॉइंट, ग्रीक इंडो ग्रीक शैली कौन सी है, तो कौन सी है, गांधार कला शैली, हो गया पहला पॉइंट, मार्क किया हुआ है। दूसरा पॉइंट कि किस किस तरह के कलर में है, तो काले स्लेटी पत्थरों से बनी हुई इसकी मूर्तियां होती थी। इसका पॉइंट 2 पॉइंट याद रखने हैं। बुद्ध की पहली मूर्ति हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यही है। बुद्ध की जो महात्मा बुद्ध की जो पहली मूर्ति बनती है वो किस समय पर और कौन सी शैली में बनती है, तो महात्मा बुद्ध की पहली मूर्ति बनती है मथुरा कला शैली में। किस समय पर बनती है, कुषाण के समय पर। कुषाण किसके समय पर, कनिष्क के समय पर। कौन से काल में बनती है, मौर्योत्तर काल में। हर तरीके से इस क्वेश्चन को याद रखना है, ठीक है। तो बुद्ध की पहली मूर्ति यहीं पर बनती है। बुद्ध की सबसे ज्यादा मूर्तियां किस शैली में बनती हैं, तो वो इसमें, ये भी बता देता हूँ, गांधार कला शैली में। यहाँ पर लिखा नहीं है, सबसे ज्यादा मूर्तियां इस शैली में बनती हैं। दूसरा पॉइंट कौन सा, कि ये जो बनी हुई मूर्तियां हैं मथुरा कला शैली की, वो किस कैसी हैं, तो लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई। 4 पॉइंट को ध्यान रखना है इसको खास तौर से। लास्ट पॉइंट है ये, ध्यान से देख लेना, लास्ट खत्म करने जा रहे हैं, क्लास थोड़ी लंबी होगी है, चलो लास्ट है ये। कनिष्क के दरबार में जो विद्वान रहते थे वो 4 विद्वानों को याद रखना है, एक अश्वघोष छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, वसुमित्र, नागार्जुन और चरक। हमसे सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि चरक किसके दरबार में रहते थे, नागार्जुन किसके दरबार में रहते थे, कनिष्क सॉरी वसुमित्र किसके दरबार में रहते थे, अश्वघोष किसके दरबार में रहते थे। तो अश्वघोष कौन थे, एक साहित्यकार थे। कहाँ से लाया था ये उन्हें, वही पाटलिपुत्र से, ठीक है। तो इसके दरबार में रहते थे, इन्होंने रचना की थी बुद्ध चरित। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पेज है अब तक का, ध्यान से समझ लेना। बुद्ध चरित किसने लिखी है, अश्वघोष ने लिखी है। ध्यान से समझना, बुद्ध चरित किसने लिखी है, अश्वघोष ने लिखी है, जिसको क्या बोलते हैं, महात्मा बुद्ध की जीवनी। तो हमें पूछ लिया जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी महात्मा बुद्ध की जीवनी है या कही जाती है, बुद्ध चरित, ठीक है।
तो बुद्ध चरित किसने लिखा है? अश्वघोष ने। इसके साथ साथ सूत्रालंकार भी लिखा है, लेकिन इसको ज्यादा ध्यान रखना है। सूत्रालंकार भी इनकी पुस्तक है, लेकिन बुद्ध चरित को नहीं छोड़ना। अश्वघोष, अश्वघोष कौन थे? जिन्होंने चौथी बौद्ध संगति की उपाध्यक्षता की थी, उपाध्यक्ष थे। उसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। वसुमित्र ने कौन सी रचना की है? महाविभाष्य शास्त्र, या सूत्र भी इसको बोल देते हैं, महाविभाष्य सूत्र या शास्त्र एक ही बात है। तो महाविभाष्य सूत्र किसने लिखा है? तो वो लिखा है वसुमित्र ने। ये क्या है? इसके लिए पूछ लिया जाता है कि बौद्ध धर्म का विश्वकोश पूछा जाता है। वो बौद्ध धर्म का विश्वकोश कौन सा है? तो बौद्ध धर्म का विश्वकोश बुद्धचरित नहीं है, महाविभाष्य सूत्र है। ठीक है, विश्वकोश क्या है? बुद्ध की जीवनी। विश्वकोश का मतलब क्या है? बुद्ध के बारे में जो वर्णन है उनसे संबंधित बातों का, तो वो इसी में लिखा हुआ है, महाविभाष्य शास्त्र में वसुमित्र ने। दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना है, ये विश्वकोश है, ये जीवनी है। तीसरा पॉइंट आता है नागार्जुन। नागार्जुन कौन है? तो एक दार्शनिक है और वैज्ञानिक है उस समय के। ठीक है, भारत का आइंस्टीन भी इनको बोला जाता है, कुछ जगह पर इनको मार्टिन लूथर से भी इनकी वो की हुई है, लेकिन भारत का आइंस्टीन को ध्यान रखना है, नागार्जुन। ठीक है, दार्शनिक है, वैज्ञानिक है। आइंस्टीन कौन है? वैज्ञानिक है, तो उनसे इनका तुलना की गई, मतलब रखा गया है समान। इनकी रचना है माध्यमिक सूत्र। अब कंफ्यूजन कहाँ पे होगा? यहीं पर होगा, महाविभाष्य सूत्र या फिर माध्यमिक सूत्र। तो इसको ध्यान रखना है, विभाष्य तो विश्वकोश से संबंधित हो गया, यह है माध्यमिक सूत्र। सापेक्षता का सिद्धांत इसी माध्यमिक सूत्र में दिया है नागार्जुन ने। ठीक है, सापेक्षता, रिलेटिविटी थ्योरी होती क्या है? दुनिया में जितनी भी चीजें हैं एक दूसरे से संबंधित होकर चलती हैं। ठीक है, कैसे? जैसे मैं कहूं कि हवाई जहाज की या ट्रेन की स्पीड में ले रहा हूं, ट्रेन की स्पीड तेज होती है, हमें क्या पता तेज होती है मंदी होती है? किससे तेज होती है ये बताना पड़ेगा ना। हवाई जहाज से तेज तो नहीं होती है, तो हवाई जहाज से क्या होती है? मंदी होती है, लेकिन बस से तेज होगी, इस तरीके से। अब मैं कहने लगूं कि साइकिल की रफ्तार तेज होती है, अब कोई सोचेगा साइकिल की रफ्तार तो बहुत धीमे होती है। मैं कहने लगूं आदमी के पैदल चलने की स्पीड से तेज होती है, तो इसी को बोलते हैं रिलेटिविटी। बहुत बड़ी व्याख्या है, संक्षेप में समझाने के लिए उदाहरण ले लिया है। तो सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया है पुराने समय में? नागार्जुन ने, इन्होंने बाद में दिया है। और सापेक्षता का सिद्धांत दिया किसमें इन्होंने? तो माध्यमिक सूत्र में। एक पुस्तक है माध्यमिक सूत्र, जिसको लिखा है किसने? नागार्जुन ने, जो किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में। हर तरीके से ध्यान रखना है। चौथे हैं चरक। चरक के बारे में पता होगा, ये आयुर्वेदाचार्य हैं। उस समय के जो आयुर्वेद के ज्ञाता हैं वो यही हैं, चरक हैं। ठीक है, कनिष्क के राजवैद्य हैं, वैद्य हैं, राजवैद्य मतलब चिकित्सक हैं, ध्यान रखना है। और इन्होंने क्या लिखी है? चरक संहिता। तो चरक संहिता नाम में आ रहा है, चरक ने लिखी है। कौन है? राजवैद्य है, चिकित्सक हैं, किसके दरबार में है? कनिष्क के। तो अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन और चरक, चारों को ध्यान रखना है, चारों की रचनाएं ध्यान रखनी है। यहाँ पर ये हो गया। एक बार जरूर 1 मिनट के लिए इसको ध्यान से देख लेना, यहाँ पर कट मत करना क्लास को, ये ध्यान से देखना रिवाइज करते हुए, जो कंफ्यूजन होगा यहाँ पे दूर हो जाएगा। 4 विद्वान हैं जो कनिष्क के दरबार में रह रहे हैं। इसी समय पर इनका कलाओं का विकास हो रहा है। बुद्ध की पहली मूर्ति वगैरह ध्यान रखनी है। कनिष्क को हमने देख लिया, राजधानी क्या है उसको द्वितीय अशोक बोल रहे हैं, चौथी बौद्ध संगति हो रही इसके समय में, ये आक्रमण वगैरह है। कुषाण वंश को हमने देखा, कुजुल कटफिसिस, विम कटफिसिस, तांबे के सिक्के, सोने के सिक्के, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के, सबसे पहले सोने के सिक्के। ठीक है, वो हमने देख लिए। इनके बाद कनिष्क आएगा। उससे पहले पार्थियन वंश था। पार्थियन वंश में केवल हमने गोंदोफर्निस को देखा, सेंट थॉमस को देखा। उससे पहले इसको हम खत्म कर देते हैं यहाँ से, क्योंकि नोट्स में पीडीएफ में यही मिलेगा। शक को देखा हमने। शक 2 शाखाएं थी, एक उत्तरी छत्रक जो कहाँ के थे? तक्षशिला और मथुरा में। एक दक्षिणी छत्रक जो कहाँ के थे? मालवा और नासिक के। इनको हमने देखा। इनमें रुद्रदामन जो था उसको हमारे लिए वो महत्वपूर्ण है। इसी समय पर विक्रमादित्य क्या करता है? विक्रम संवत की शुरुआत करता है। रुद्रदामन ने पहला अभिलेख लिखवाया संस्कृत में, जिसमें सुदर्शन झील का जिक्र मिल रहा है। बाकी इनको हम बाद में देख लेंगे। उसके पहले हमने इंडो ग्रीक को देखा। इंडो ग्रीक में 2 शाखाएं थी। कौन सी? एक डेमेट्रियस वंश चल रहा था, इसको ओवरटेक करके ये यूक्रेटाइट्स वंश आ जाता है। इस वंश में मिनांडर है जो इस वंश का मेन शासक है। बौद्ध भिक्षु नागसेन से वाद विवाद होता है, मिलिंद पन्नो लिखी जाती है, प्रश्न होते हैं, वो है ये। बाकी यहाँ पर हेलियोडोरस जो राजदूत आता है एंटिलकिड्स के थ्रू इसके दरबार में, भागभद्र के, और ये क्या कर रहा है? गरुड़ स्तंभ स्थापित करवा रहा है। ठीक है, ये आज की क्लास है। उसके अलावा हमने चेदी वंश को, हाथी गुम्फा अभिलेख को, खारवेल उड़ीसा का वंश है ये, इसको देख लिया था। सातवाहन वंश को हमने देखा था, सातवाहनों की विशेषता देखी थी। ये सातवाहन वंश का शासक है, ये सातवाहन वंश है।
कनवंश हमने देख लिया था, अग्निमित्र को हमने देखा, भागभद्र को हमने देखा, सुंगवंश हमने देखा, ये सुंगवंश है। और कुल मिलाकर हमने मौर्योत्तर काल को कंप्लीट कर लिया है। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, बाकी लोगों से शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सारथी के साथ में जोड़ना, बस यही कह सकता हूँ। और अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है तो उसे पूछना कमेंट में। बाकी चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। अब यहाँ से आगे शायद संगम वंश अभी चलेगा हमारा, संगम साहित्य, उसे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो क्लास करते रहिए, सीक्वेंस में कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।